नमस्कार और स्वागत है। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लिस्ट है। जी। विज्ञान और गणित के आवश्यक प्रश्नों का संग्रह है। इसमें पूरे 51 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। हाँ, और हम इन्हें सिर्फ एक क्विज की तरह नहीं करने वाले, है ना? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सही गलत बताना नहीं है। हम हर सवाल के पीछे जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो ये एक तरह की यात्रा होगी, जीवन की ऊर्जा से लेकर शरीर की मशीनरी और फिर उन नियमों तक जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड विज्ञान का है। ठीक है। प्रश्न 1। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? विकल्प हैं ए यांत्रिक ऊर्जा, बी जल, सी रासायनिक ऊर्जा या डी ग्लूकोज। देखिए, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। पौधे जो करते हैं वो है प्रकाश ऊर्जा को पकड़कर उसे एक स्थिर रूप देना। मतलब ग्लूकोज तो वो बनाते हैं, वो उत्पाद है। बिल्कुल। वो ऊर्जा का रूप नहीं, बल्कि ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का जो रूप बदलता है वो है प्रकाश से रासायनिक। तो सही उत्तर है सी रासायनिक ऊर्जा। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। हाँ। प्रश्न 2। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? विकल्प ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन या डी इनमें से कोई नहीं। ये तो सीधी सी बात है। अभी हमने जिस प्रक्रिया की बात की, प्रकाश संश्लेषण, उसी का एक सह उत्पाद है ऑक्सीजन। हाँ, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे ही संतुलन बना रहता है। एकदम। तो सही उत्तर है बी प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब पोषण पर आते हैं। प्रश्न 3। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी परजीवी। कवक मतलब फंगस, ये अपना खाना खुद तो बनाते नहीं। नहीं, वो तो पौधों की तरह हरे नहीं होते। सही। वो सड़ी गली चीजों से मतलब मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते हैं। तो इस विधि को मृतजीवी कहते हैं। जी। सही उत्तर है बी मृतजीवी। अगला सवाल भी मजेदार है। प्रश्न 4। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? विकल्प हैं ए कूटपाद द्वारा, बी स्पर्शक द्वारा, सी केंद्रक द्वारा या डी भोजन रसधानी द्वारा। अमीबा का तो कोई निश्चित आकार नहीं होता, ना ही कोई मुंह। हाँ, वो तो अपना आकार बदलता रहता है। तो वो क्या करता है, अपने शरीर को ही भोजन के चारों ओर फैला लेता है। इन नकली पैरों को कूटपाद या स्यूडोपोड्स कहते हैं। अच्छा, तो वो अपने कूटपाद से भोजन को घेर लेता है? बिल्कुल। सही उत्तर है ए कूटपाद द्वारा। प्रश्न 5। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी वसा या डी इनमें से सभी। ये बहुत दिलचस्प है। हम हरी सब्जियां खाते हैं पर घास नहीं पचा सकते। क्यों? दोनों ही तो पौधों से मिलती हैं। क्योंकि घास में सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है और उसे पचाने वाला जो खास एंजाइम है सेल्यूलेस, वो हमारे शरीर में नहीं बनता। अच्छा, तो हम प्रोटीन और वसा तो पचा लेते हैं पर सेल्यूलोज नहीं। सही। सही उत्तर है बी सेल्यूलोज। अब ऊर्जा पर वापस आते हैं। प्रश्न 6। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ए सिर्फ CO2, बी सिर्फ ऊर्जा, सी सिर्फ H2O या डी इनमें से सभी। ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है। जब हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को जलाती हैं। तो जैसे कुछ जलने पर धुआं और ऊर्जा निकलती है, वैसा ही कुछ? हाँ, काफी हद तक। उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज ऊर्जा यानी ATP निकलती है। तो मतलब तीनों ही चीजें निकलती हैं। जी। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 7। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी क्लोरोप्लास्ट या डी केंद्रक। देखिए, श्वसन के 2 मुख्य चरण होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पहला चरण है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता? नहीं, ये उससे भी पहले कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सही उत्तर है बी कोशिका द्रव्य। प्रश्न 8। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज।
वैसे तो कोशिका जरूरत पड़ने पर वसा और प्रोटीन से भी ऊर्जा ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला और आसान स्रोत। हाँ, जो सबसे पसंदीदा ईंधन है वो ग्लूकोज ही है। शरीर सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करता है। समझ गया। सही उत्तर है ए, ग्लूकोज। प्रश्न 9। मछली का श्वसन अंग क्या है? ए, त्वचा, बी, फेफड़ा, सी, गिल्स, डी, ट्राकिया। मछली पानी में रहती है तो वो हवा में तो सांस ले नहीं सकती। नहीं। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और इसके लिए उसके पास खास अंग होते हैं जिन्हें गिल्स या गलफड़े कहते हैं। अच्छा, तो सही उत्तर है सी, गिल्स। प्रश्न 10। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ए, पारगम्य, बी, अपारगम्य, सी, अर्धपारगम्य, डी, कोई नहीं। कोशिका झिल्ली एक तरह की गेट कीपर है। मतलब वो हर किसी को अंदर बाहर नहीं आने देती। वो चुनती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। तो पूरी तरह पारगम्य भी नहीं है और अपारगम्य भी नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसे अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर है सी, अर्धपारगम्य। चलिए अब मानव शरीर पर कुछ और सवाल। प्रश्न 11। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 4, डी, 5। ये तो एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हमारे दिल में 4 चेंबर होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। जी, सही उत्तर है सी, 4। प्रश्न 12। हृदय की धड़कन को कौन प्रारंभ करता है? ए, एवी नोड, बी, एसए नोड, सी, निलय, डी, अलिंद। हमारे दिल का अपना एक पेसमेकर होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजकर धड़कन शुरू करता है। और उसे ही एसए नोड कहते हैं। जी, साइनोएट्रियल नोड। ये प्राकृतिक पेसमेकर है। सही उत्तर है बी, एसए नोड। प्रश्न 13। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए, हाइपरटेंशन, बी, पक्षाघात, सी, हाइपरटेंशन, डी, इनमें से कोई नहीं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अच्छा, तो जब ब्लड प्रेशर कम हो तो हाइपोटेंशन, और जब ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन। तो सही उत्तर है सी, हाइपरटेंशन। प्रश्न 14। धमनियां किस प्रकार के रक्त का वहन करती हैं? ए, अशुद्ध रक्त, बी, शुद्ध रक्त, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। धमनियां यानी आर्टरीज वो नसें हैं जो खून को दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। तो उनमें तो साफ ऑक्सीजन वाला खून होना चाहिए। बिल्कुल, एक अपवाद को छोड़कर धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त ही ले जाती हैं। सही उत्तर है बी, शुद्ध रक्त। प्रश्न 15। पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? ए, परागण, बी, निषेचन, सी, वाष्पोत्सर्जन, डी, श्वसन। पौधे अपनी जड़ों से जितना पानी सोखते हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का पानी कहाँ जाता है? वो पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों यानी रंध्रों से भाप बनकर उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर है सी, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न 16। वृक्क के खराब होने पर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, हीमोडायलिसिस, बी, उत्सर्जन, सी, परिसंचरण, डी, श्वसन। जब किडनी यानी वृक्क अपना काम करना बंद कर देती है तो खून में गंदगी जमा होने लगती है। तो उसे मशीन से साफ करना पड़ता है। जी, और खून को साफ करने की इस कृत्रिम प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस या सिर्फ डायलिसिस कहते हैं। सही उत्तर है ए, हीमोडायलिसिस। प्रश्न 17। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? ए, फेफड़ा, बी, वृक्क, सी, अग्न्याशय, डी, त्वचा। वैसे तो त्वचा से पसीना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वो भी उत्सर्जन ही है। लेकिन मुख्य अंग? लेकिन जो मुख्य अंग है जो खून से यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले कचरे को अलग करता है वो वृक्क यानी किडनी ही है। समझ गया। सही उत्तर है बी, वृक्क। प्रश्न 18। नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ए, ग्लोमेरुलस, बी, बोमेन संपुट, सी, हेनले लूप, डी, कोई नहीं। नेफ्रॉन किडनी की फिल्टर करने वाली यूनिट है। इसकी शुरुआत एक कप जैसी संरचना से होती है जिसमें खून की नसें होती हैं। हाँ, जहां खून छनता है। उस कप या प्याले को बोमन संपुट या बोमैंस कैप्सूल कहते हैं। सही उत्तर है बी, बोमन संपुट। चलिए अब जीव विज्ञान से भौतिकी की ओर चलते हैं। प्रश्न 19। दर्पण सूत्र क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं।
इसमें u, v और f के बीच का संबंध बताना है। u है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। और दर्पण के लिए इनके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का जोड़ होता है? जी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सही उत्तर है B 1v प्लस 1u इज इक्वल टू 1f। प्रश्न 20। कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C उत्तल दर्पण, D इनमें से सभी। हेडलाइट का काम क्या है? रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके दूर तक भेजना। हाँ, एक बीम बनानी है। और ये काम अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर सबसे अच्छा करता है। वो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या एक समानांतर बीम में भेजता है। सही उत्तर है B अवतल दर्पण। प्रश्न 21। आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बन सकता है? A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C उत्तल दर्पण, D इनमें से सभी। ये एक ट्रिकी सवाल है। समतल दर्पण तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण भी एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए। अच्छा, तो मतलब तीनों ही बना सकते हैं? जी, सही उत्तर है D इनमें से सभी। प्रश्न 22। कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस लगा होता है? A अवतल लेंस, B समतल लेंस, C उत्तल लेंस, D कोई नहीं। कैमरे का काम है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके सेंसर या फिल्म पर फोकस करना। हमारी आंख की तरह। बिल्कुल। और प्रकाश को इकट्ठा करने मतलब कन्वर्ज करने का काम उत्तल लेंस करता है। सही उत्तर है C उत्तल लेंस। प्रश्न 23। आवर्धन का SI मात्रक क्या है? A मीटर, B हर्ट्ज, C मात्रक विहीन, D न्यूटन। आवर्धन या मैग्निफिकेशन क्या है? वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। तो ये तो दो लंबाइयों का अनुपात हुआ। जी, और जब हम एक ही जैसी दो राशियों का अनुपात लेते हैं तो मात्रक कट जाते हैं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही, ये मात्रक विहीन है। सही उत्तर C। प्रश्न 24। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? A P बराबर F, B P बराबर 1/F, C P बराबर 2F, D P बराबर F स्क्वायर। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। मतलब रेसिप्रोकल। लेकिन एक शर्त है ना? हाँ, बहुत जरूरी शर्त। फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तभी क्षमता डायोप्टर में आएगी। तो सूत्र हुआ P बराबर 1/F। जी, सही उत्तर है B P बराबर 1/F। प्रश्न 25। मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? A कॉर्निया, B आइरिस, C रेटिना, D पुतली। हमारी आंख एक कैमरे की तरह है और जो पर्दा है जहां तस्वीर बनती है उसे रेटिना कहते हैं। बिल्कुल, रेटिना पर ही प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो सिग्नल दिमाग को भेजती हैं। सही उत्तर है C रेटिना। प्रश्न 26। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? A आइरिस, B कॉर्निया, C रेटिना, D पूरी आंख। ये एक आम गलतफहमी है कि पूरी आंख दान की जाती है। अच्छा। असल में सिर्फ आंख की जो सबसे बाहरी पारदर्शी परत है यानी कॉर्निया, उसी का प्रत्यारोपण होता है। ठीक है, सही उत्तर है B कॉर्निया। अब विद्युत पर आते हैं। प्रश्न 27। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? A शक्ति, B ऊर्जा, C आवेश, D विभवांतर। देखिए, एम्पियर धारा का मात्रक है और घंटा समय का। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश बटा समय। तो धारा गुणा समय करने पर आवेश मिलेगा। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी mAh यानी मिली एम्पियर आवर में होती है, वो उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है। तो ये आवेश का मात्रक है। जी, सही उत्तर है C आवेश। प्रश्न 28। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? A जूल कूलाम्ब, B जूल एम्पियर, C कूलाम जूल, D कोई नहीं। विभवांतर या वोल्टेज की परिभाषा ही यही है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब कार्य बटा आवेश। हाँ, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम। सही उत्तर है A जूल कूलाम्ब। प्रश्न 29। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? A ओम, B ओम मीटर, C ओम मीटर, D वोल्ट। यहाँ ध्यान देना है, ये प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। जी,
और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। सही उत्तर है बी, ओम मीटर। प्रश्न 30, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ए, वाट, बी, वोल्ट, सी, एम्पियर, डी, ओम। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर। बल्ब पर भी लिखा होता है 10 वाट, 100 वाट। बिल्कुल, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। सही उत्तर है ए, वॉट। अब कुछ विविध प्रश्न। प्रश्न 31, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ए, राजस्थान, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गुजरात। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 32, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए, ऊष्माशोषी, बी, संयोजन, सी, ऊष्माक्षेपी, डी, अपचयन। हमने पहले बात की थी कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, हाँ, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। सही उत्तर है सी, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न 33, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ए, मीथेन, बी, प्रोपेन व ब्यूटेन, सी, ईथेन, डी, कोई नहीं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में सिलेंडर में आती है। उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। सही उत्तर है बी, प्रोपेन व ब्यूटेन। प्रश्न 34, कॉपर को वायु में गर्म करने पर उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? ए, सफेद, बी, लाल, सी, काला, डी, भूरा। जब तांबे को गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जी, और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। सही उत्तर है सी, काला। प्रश्न 35, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? 4 सूत्र दिए गए हैं। धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10? हाँ, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं, तो सूत्र हुआ Na2CO3.10H2O। सही उत्तर है ए, Na2CO3.10H2O। प्रश्न 36, हीरे का गलनांक कैसा होता है? ए, निम्न, बी, सामान्य, सी, उच्च, डी, कोई नहीं। हीरा कार्बन का अपरूप है और दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। इसकी संरचना बहुत मजबूत होती है। जी, बहुत मजबूत सहसंयोजी बंधन होते हैं, इसलिए इसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। कौन अधातु है? ए, Fe, आयरन, बी, पी, फास्फोरस, सी, Al, एल्यूमिनियम, डी, Au, सोना। आयरन, एल्यूमिनियम और सोना, ये तीनों तो धातुएं हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। फास्फोरस जो है वो एक अधातु है। सही उत्तर है पी। चलिए अब विज्ञान का खंड पूरा हुआ, गणित की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। प्रश्न 38, tan थीटा किसके बराबर है? ए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, बी, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, सी, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, डी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का संबंध है। हाँ, tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी, tan थीटा हमेशा cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। सही उत्तर है ए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रश्न 39, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ए, 2 पाई आर स्क्वायर, बी, 3 पाई आर स्क्वायर, सी, 4 पाई आर स्क्वायर, डी, पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा, सिर्फ वक्र पृष्ठ नहीं? नहीं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर जो वृत्ताकार आधार है उसका क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़कर 3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही उत्तर है बी, 3 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न 40, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? ए, 1.2, बी, 2.1, सी, 4.1, डी, 1.4। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो परिधि त्रिज्या के सीधे समानुपाती है? जी, अगर त्रिज्या आधी होगी तो परिधि भी आधी हो जाएगी, तो पुराने और नए का अनुपात 2.1 होगा। सही उत्तर है बी, 2.1। प्रश्न 41, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? ए, प्रथम, बी, द्वितीय, सी, तृतीय, डी, चतुर्थ। इसमें x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक ऋणात्मक है। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये तो चौथा चतुर्थांश हुआ। सही उत्तर है डी, चतुर्थ।
प्रश्न 42, किसी घटना E के लिए PE प्लस PE डैश का मान क्या होता है? A 0, B 1, C -1, D 2। PE है घटना के होने की प्रायिकता और PE डैश है उसके न होने की प्रायिकता। और इन दोनों का जोड़ हमेशा हमेशा एक होता है, क्योंकि या तो घटना होगी या नहीं होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सही उत्तर है B 1। प्रश्न 43, आंकड़ों के बीच वाले मान को क्या कहते हैं? A माध्य, B बहुलक, C माध्यिका, D कोई नहीं। जब हम आंकड़ों को क्रम में लगाते हैं तो जो मान ठीक बीच में आता है उसे माध्यिका या मीडियन कहते हैं। जी, सही उत्तर है C माध्यिका। प्रश्न 44, बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच क्या संबंध है? 4 सूत्र दिए गए हैं ये एक मानक अनुभवीजन्य संबंध है। जो अक्सर इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। सही उत्तर है ए, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। प्रश्न 45, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15 है। इसका सीधा सूत्र है x² शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हम मान रख देंगे x² -2x प्लस -15। जी, तो ये हो जाएगा x² 2x 15। सही उत्तर है बी, x² -2x -15। प्रश्न 46, बिंदुओं -4,3 और 4,9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x निर्देशांक होगा -4 + 4 बटा 2 और y होगा 3 + 9 बटा 2। तो -4 + 4 तो 0 हो गया और 3 + 9 हुआ 12। 12 बटा 2 मतलब 6। तो निर्देशांक हुए 0,6। सही उत्तर है सी 0,6। प्रश्न 47, एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 1√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? यहाँ tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार यानी ऊंचाई बटा छाया। तो tan थीटा बराबर ऊंचाई √3 ऊंचाई कट जाएगी और tan थीटा बराबर आएगा √3। और tan में √3 मान 60 डिग्री का होता है। सही। सही उत्तर है ए 60 डिग्री। प्रश्न 48, यदि 29, 25, 38 x 10 का माध्य 6 है तो x का मान क्या है? माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा उनकी संख्या। तो 29 + 25 + 38 + x + 10 बटा 5 बराबर 6। इन संख्याओं का योग हुआ 102 + x, तो 102 + x बराबर 30। 1 मिनट, 29 + 25 + 38 + 10 होता है 102। माफ कीजिएगा, मैंने जोड़ने में गलती की। 29 + 25 + 38 + x + 10 का माध्य 6 नहीं, शायद सवाल में कोई और संख्या होगी। शायद माध्य 30 होगा, अगर 30 माने तो। अगर माध्य 30 है तो 102 + x = 150, तो x = 48। लगता है प्रश्न में कुछ गड़बड़ है। चलिए हम दिए गए विकल्पों के अनुसार इसे हल करते हैं। यदि x 1 है तो योग 103 होगा, माध्य 20.6। ये सही नहीं बैठ रहा। लगता है सवाल में कोई त्रुटि है। हाँ, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। स्रोत में शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 49, एक पतंग जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोरी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोरी की लंबाई क्या है? यहाँ हम साइन का उपयोग करेंगे। साइन 90 डिग्री = लंब कर्ण = 100 डोरी की लंबाई। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 = 100 डोरी। इससे डोरी की लंबाई आएगी 200 √3 मीटर। सही उत्तर है सी 200 √3। प्रश्न 50, रेखा x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x = -5 का मतलब है कि y का मान कुछ भी हो, x हमेशा -5 रहेगा। तो ये एक सीधी खड़ी रेखा होगी। जी, जो y अक्ष के समानांतर होगी और x अक्ष को -5 पर काटेगी। सही उत्तर है बी, y अक्ष के समानांतर। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 51, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहां a भुजा है। तो 6a² बराबर 216, इससे a² बराबर 36, तो भुजा a आ गई 6 सेंटीमीटर। और घन का आयतन होता है a³ यानी 6 का क्यूब।
6 गुणा 6 गुणा 6 जो होता है 216। तो आयतन होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर है सी 216। तो ये थे हमारे 51 सवाल जो एक लिस्ट लग रही थी, वो असल में विज्ञान और गणित के आपसी जुड़ाव की एक खूबसूरत कहानी बन गई। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे ऊर्जा सूरज से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, कैसे विकास ने हमारे अंगों को इतना सटीक बनाया है और कैसे गणित के सरल सूत्र इस पूरी जटिल दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। मेरे लिए आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी तथ्य को जानना, जैसे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, वो तो बस शुरुआत है। हाँ, असली मजा तो तब आता है जब हम पूछते हैं 4 ही क्यों, और फिर उस डिजाइन के पीछे की सुंदरता को समझते हैं। ये एक बेहतरीन बात है और ये हमारे लिए एक अंतिम विचार भी छोड़ जाता है। हमने देखा कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ये सब कितने सुंदर और अक्सर सरल गणितीय नियमों का पालन करते हैं। पर उन सिस्टम्स के बारे में क्या जो ऐसा नहीं करते, जैसे मानव व्यवहार या इतिहास? हाँ, वो तो बहुत जटिल और अप्रत्याशित है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये क्षेत्र इतने ज्यादा जटिल हैं कि हम अभी तक उनके पीछे के फॉर्मूले खोज नहीं पाए हैं, या फिर वो मूल रूप से अलग गैर गणितीय सिद्धांतों पर ही काम करते हैं? क्या हर चीज को अंत में एक सूत्र में बांधा जा सकता है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान को दर्शन से जोड़ देता है। अपनी चर्चा समाप्त करने के लिए ये एक आदर्श बिंदु है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।